न्यूज़ 18 इंडिया। अगर हम बात करें तो उस पर अब सबकी निगाहें रहेंगी। कृषि मंत्रालय की अगर हम बात करें, उनका बजट किस तरह का था, तो हम अलग अलग सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। कृषि की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। रेलवे मंत्रालय का बजट अगर देखें तो 1,62,312 करोड़ 22-23 में और 23-24 में बढ़कर 2,41,268 करोड़ हुआ। और ये आप देखें कि किस तरह से रक्षा मंत्रालय की अगर हम बात करें तो संशोधित बजट 2022-23 के लिए क्या था और फिर वो बढ़कर 23-24 में क्या हुआ। अंतरिम बजट में रक्षा मंत्रालय का बजट किस तरह का होगा, तो इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। तो अलग अलग सेक्टर्स, यानी रक्षा की बात करें हम, उसके अलावा अगर शिक्षा की बात करें, कृषि की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, किस तरह से उसमें बढ़ोतरी होती आई है और उस बजट को किस तरह से बढ़ाया गया है। और इस बार चूंकि ये अंतरिम बजट है, बहुत ज्यादा उम्मीदें इससे नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये पूर्ण बजट नहीं है। वो तो तब जब नई सरकार बनेगी तब वो पेश किया जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो लगाकर रखी हैं। महिलाओं के लिए महिला सम्मान निधि को बढ़ाने की बात है, उसके अलावा किसानों का खास ख्याल रखा जाएगा और जो मोदी सरकार की गारंटी हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा। और अगर हम अलग अलग सेक्टर्स की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट जो संशोधित बजट 2022-23 का था वो किस तरह से था, बढ़कर 23-24 में वो क्या हुआ, और अब जो नया बजट आएगा, अंतरिम बजट आएगा, उसमें क्या कुछ हो सकता है। तो सस्ते एक्सीडेंटल प्लान की बात है, इसमें जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए एक्सीडेंटल जो स्कीम्स है वो किस तरह की होंगी। कम प्रीमियम पर 10 लाख का कवर मुआवजे के तौर पर 600 रुपये लाख के हिसाब से प्रीमियम संभव होगा। छोटे व्यापारियों को एक तरह से बेनिफिट देने की बात है, तोहफा देने की बात है। ये भी इस बजट में प्रावधान हो सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं और उसके अलावा ब्याज दर में छूट 2 लाख से बढ़कर 5 लाख संभव हो सकती है। तो ये चूंकि जो मिडिल क्लास है यानी मध्यम वर्ग है, उनको काफ़ी इंतजार रहता है कि उन्हें किस तरह का सौगात जो है वो मिल सकती है। और अभी हम आपको बता दें कि वित्त मंत्री इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, नॉर्थ ब्लॉक में जो उनका दफ्तर है, लेकिन वहां से अब निकलेंगी राष्ट्रपति भवन की तरफ। हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ है। रवि, क्या इंफॉर्मेशन अभी, चूंकि तमाम जो अधिकारी हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए उनसे भेंट कर रही हैं और अब जाएंगी राष्ट्रपति भवन, जहां ये जो अंतरिम बजट है उसे पेश करने की एक तरह से मंजूरी लेंगी राष्ट्रपति से निर्मला सीतारमण। बिल्कुल सही आपने कहा पंकज, क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से थोड़ी देर पहले जब निकल रही थी तो 15 सफदरजंग रोड जहां पर उनका आधिकारिक आवास है वहां से वो निकली है उनका काफिला। और इस समय वित्त मंत्रालय, यहाँ वित्त मंत्रालय की तस्वीरें देखें कि इस समय भगवान भी मेहरबान है, इसमें बारिश हो रही है, कल से ही बारिश लगातार हो रही है और इसी बीच में ही आज अंतरिम बजट भी पेश किया जाना है। इस समय देखिए आप, हलचल भी थोड़ी सी होने लगी है। दोनों ही जो वित्त राज्य मंत्री है उससे पहले यहां पर पहुंच चुके थे और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंची हैं। और इसके बाद जो आपको गेट नंबर 2 की तस्वीरें दिख रही हैं टीवी स्क्रीन पर, वहीं से वित्त मंत्री निकलेंगी और उसके बाद एक छोटा सा फोटो अप होगा और यहां से निकलकर राष्ट्रपति भवन जाएंगी वहां से, क्योंकि एक पहले से ही परंपरा रही है कि बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होती है और उसके बाद राष्ट्रपति भवन से निकलने के बाद कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट से जो पूरी मंजूरी होगी। इसके बाद 11 बजे का जो निर्धारित समय है उस समय बजट पेश करेंगी। ये अंतरिम बजट है। ये तस्वीरें आप देखें राष्ट्रपति भवन की, यहाँ से बिल्कुल वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन की जो दूरी है चंद कदमों की दूरी है और यहाँ से अब से थोड़ी देर के बाद में वित्त मंत्री यहाँ से निकलेंगे और इसके बाद राष्ट्रपति भवन से वहां से मुलाकात करेंगी, मंजूरी लेंगी। इसके बाद फिर पार्लियामेंट के लिए रवाना होंगी, वहां पर बजट पेश करेंगी। देखिए अंतरिम बजट है, अंतरिम बजट के बारे में बता दूं कि इस बार वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण में पहले ही इस तरीके के संकेत दिए थे कि बहुत बिल्कुल रवि, यानी बड़े पॉलिसी चेंजेस जो हैं वो नहीं इस बार उम्मीद की जाए क्योंकि अंतरिम बजट है और जब नई सरकार बनेगी तो शायद जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। तो बहुत ज्यादा उम्मीदें इस अंतरिम बजट से नहीं करनी चाहिए। रवि, बिल्कुल बिल्कुल पंकज, ज्यादा बड़ी योजनाएं, बड़ी घोषणाएं या यूं कहते हैं कि सरकार की तरफ से जो लोक लुभावन जो घोषणाएं होती है वो भी उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि देखिए अंतरिम बजट का मतलब होता है कि चुनावी साल का ये बजट है और चुनाव से पहले और नई सरकार बनने तक जो सरकार है वो अपना काम काज चला सके, उसलिए अंतरिम बजट पेश किया जाना है। तो अंतरिम बजट में जो जरूरी चीजें हैं और सरकार अभी 2-3-4 महीनों का जो कामकाज है वो चला सके, और ये उम्मीद की जा रही है कि जुलाई में पूर्णकालिक बजट पेश किया जाएगा जिस वक्त नई सरकार का गठन हो जाएगा और चुनाव भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिलहाल
ये उम्मीद की जा रही है कि आखिर में किन लोगों के लिए सरकार सबसे पहले अपना पिटारा खोलती है। और खास करके किसानों की एक बड़ी उम्मीद कही जा रही है कि किसानों को लेकर जो किसान सम्मान निधि है, 6,000 रुपए प्रतिवर्ष मिलता है किसानों को, छोटी जो। बिल्कुल, मैं लौटता हूं। अरुण सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ विजय चौक से। अरुण, हालांकि बहुत सारी उम्मीदें नहीं करनी चाहिए इस बजट से क्योंकि अंतरिम बजट है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने उम्मीदें लगाकर रखी और चूंकि चुनाव से पहले ही अंतरिम बजट आ रहा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार उसका भी ख्याल रखेगी। देखिए पंकज, जरूर रखेगी क्योंकि चुनाव सामने है और बजट जब पेश कर रही, भले ही इंटरिम बजट हो, अंतरिम बजट हो, लेकिन सरकार ये चाहेगी कि अपने नागरिकों को, किसानों को ये उम्मीद जताए और दिखाए कि वो आने वाले दिनों में क्या करने वाले और फौरी तौर पर वो क्या कर रहे हैं। देखिए, जो मुझे पता चला है, ये सरकार ज्ञान, एक शब्द उसने इजाद किया है, ज्ञान, GYAN। ज्ञान में G का मतलब होगा गरीब, Y का मतलब होगा युवा, A का मतलब हो गया अन्नदाता और N का मतलब हो गया नारी। यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन 4 पर फोकस होगा ये बजट। और बड़ी बात यह है कि किसान, अन्नदाता जो है, उसको जो किसान सम्मान निधि है वो 6,000 से बढ़ के 9,000 की जा सकती है। इस बात की कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरह की चर्चा है कि उसको बढ़ाया जा सकता है और महिला किसानों के लिए तो दोगुना किया जा सकता है, यानी 12,000 किया जा सकता है। ये दूसरी बात है, मिडिल क्लास को थोड़ी राहत मिल सकती है। जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उस पर कोई बहुत राहत नहीं, लेकिन जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें कुछ मदद सरकार कर सकती है लोगों को टैक्स बचाने के लिए। इसके अलावा गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा सकती हैं। चुनाव सामने है तो उन पर फोकस जरूर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है क्योंकि हिंदुस्तान जो 5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था बनाने की बात है, उस दिशा में भी काम करने के संकेत सरकार ने दिए हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो कंसीडर कर रही है सरकार। और अब से थोड़ी देर बाद, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, 11 बजे तो बजट पढ़ना शुरू कर देंगे निर्मला सीतारमण, लेकिन उसके पहले पंकज, जो कस्टम है वो ये कि संसद भवन के अंदर जो कैबिनेट की मीटिंग होगी, निर्मला सीतारमण अपना बजट उसमें रखेंगे और उसका अप्रूवल मिलने के बाद फिर वो पढ़ेंगे। जी बिल्कुल। और उसके अलावा जय जवान जय किसान, जब जवानों की बात हो रही है तो रक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें, किसानों की बात करें तो उसका विशेष ख्याल रखा जाएगा इस बजट। जी पंकज, देखिए, नौजवानों को लेकर के सरकार पहले से ही बहुत ज़्यादा चिंतित है और बहुत ज़्यादा उनके लिए काम करने की कोशिश कर रही है। देखिए, जो अग्निवीर योजना थी, हालांकि उसका विरोध भी हुआ, लेकिन उसमें सरकार का ये कहना है कि उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में रोजगार पैदा करने के लिए सरकार ने जो नीतियां बनाई, उसका भी असर निर्मला सीतारमण के मुताबिक हुआ है और बड़ी संख्या में रोजगार लोगों को मिले। कोई ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी बहुत ज़्यादा पैदा की जाए, लेकिन ऐसे माहौल पैदा किए जाएं जिसमें जो छोटे लघु उद्योग हैं, मझले उद्योग हैं, उनमें अगर तेजी आती है, मजबूती आती है तो रोजगार पैदा होता है। और सरकार का ये कहना है कि सरकारी सेक्टर में तो जितनी नौकरियां वो दे सकते हैं, लेकिन माहौल ऐसा उन्होंने पैदा किया कि लोग न सिर्फ स्वनिधि कार्यक्रम के जरिए अपना खुद का व्यापार छोटा मोटा शुरू कर सकते हैं जिसमें सरकार लोन देती है, बल्कि जो मझोले व्यापार शुरू करने में उसने मदद की है, उसने लोगों को रोजगार दिया है। तो सरकार रोजगार के मोर्चे पर, पढ़ाई लिखाई के मोर्चे पर आने वाले बजट में प्रावधान करेगी और कुछ घोषणाएं ऐसी करने वाली है जिससे युवा फायदे में रहेंगे और उनको नौकरियों के और अवसर बढ़ेंगे। पंकज, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली, रोड्स की बात कर ली, रेल की बात कर ली, किसानों की बात कर ली, महिलाओं की बात कर ली। तो जब महिलाओं की बात होती है, अरुण, चूंकि वित्त मंत्री खुद एक महिला हैं, तो महिलाएं जो है वो काफी कुछ एक्सपेक्ट करती हैं जब भी बजट आता है। जाहिर सी बात है, देखिए, घर चलाती तो महिलाएं ही हैं, तो बजट में अगर सबसे ज्यादा, हम और आप भी बजट के बाद जाते हैं और महिलाओं से ही पूछते हैं कि भाई आप बताइए कि आपकी रसोई पर क्या फर्क पड़ा, आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ा, रोजमर्रा की आपकी जरूरतें उस पर क्या फर्क पड़ा। और निर्मला सीतारमण चूंकि खुद एक महिला हैं और वित्त मंत्री भी हैं और महिलाएं घर चलाती हैं, जो भी बजट आप दे देते हैं उसी में घर चल जाता है अमूमन, तो बड़ी ही कुशल होती हैं, गृहिणियां जो होती हैं बड़ी कुशल होती हैं। तो ये जरूर है कि महिलाओं पर, आधी आबादी है उस पर फोकस है, उनको किस तरह से फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से समृद्ध किया जाए। देखिए, घर का जो मुखिया होता है, भारतीय घरों में अमूमन पहले देखा जाता था पुरुष होता था, लेकिन अब तस्वीर बदली है, घरों की मुखिया महिलाएं होने लगी, आर्थिक सुदृढ़ीकरण हुआ है, उनके हाथ में पैसा जाने लगा। सरकार की स्कीम देखिए आप, महिलाओं को, कन्याओं को, लड़कियों के लिए तमाम स्कीमें हैं और वो पैसा उनके खाते में जाता है। पुरुष को मांगना पड़ता है अगर कोई पुरुष काम नहीं करता है। तो आर्थिक समृद्धि महिलाओं को आई है, डायरेक्ट उनके खाते में पैसे जा रहे हैं और अब महिलाएं वो नहीं है कि उनको पुरुष से पैसे मांगने पड़ते, बल्कि वो पैसे दे रही हैं पुरुषों को। तो ये फोकस होगा
महिलाओं को किस तरह से नौकरियों में ज्यादा आगे लाना है, जेंडर इक्वलिटी किस तरह से जो वर्क प्लेस है, कार्यस्थल है, ऑफिसेज हैं, उसमें महिलाएं भी उतनी ही संख्या में हो जितनी संख्या में पुरुष हो। इन सब बातों पर फोकस सरकार का, और इसीलिए सरकार ने महिला के विकास के उन्मुख ये बजट जो है बनाने की कोशिश की। और निर्मला सीतारमण ने इस बाबत संकेत भी दिए थे कि आधी जो आबादी है देश की, उनको आगे लाने के लिए, उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ और समृद्ध करने के लिए ये सरकार कृत संकल्प है। और जो योजनाएं हैं, जो बजट में प्रावधान होंगे, वो महिलाओं के लिए खास तौर से बहुत बेहतरीन तरीके से उसके प्रावधान बनाए गए हैं। अरुण, हमने लगभग सभी की बात कर ली, हमने रेलवे की बात कर ली, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली, महिलाओं की, किसानों की, मध्यम वर्ग की बात कर ली, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, इंडस्ट्रियल हाउसेज जो हैं, उनकी भी निगाहें बजट पर रहती हैं। हालांकि पूर्ण बजट जुलाई में आएगा, लेकिन ये अंतरिम बजट है, कुछ उम्मीदें वो भी लगा के रखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है रियल एस्टेट का जो सेक्टर होता है वो कोरोना में बुरी तरह से पिट गया था। कोरोना के दौरान उनकी बिक्री लगभग ठप हो गई थी। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है तो सीमेंट उसमें लगता है, उसमें सरिया लगती है, उसमें गिट्टी लगती है। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका चक्का जाम हो गया था एक तरह से। तो अब जब कोरोना से ये उभरे हैं हम, और सरकार की नीतियों की वजह से जब धीरे धीरे उद्योग ने जोर पकड़ना शुरू किया है, अब वो अपने पुराने कोरोना के पहले वाला जो काल था उसके स्तर पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। तो जाहिर सी बात है कि उनको उम्मीद होगी कि सरकार उनको भी इस तरह का माहौल उपलब्ध कराए, खासतौर से रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, ताकि वो अफोर्डेबल स्कीम ला सकें लोगों के लिए। और सरकार खुद भी शहरी गरीबों के लिए और ग्रामीण गरीबों के लिए ये अफोर्डेबल जो हाउसिंग स्कीम लाती है और खुद अनुदान देती है, उसमें भी बढ़ोतरी होगी, उसकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी और अनुदान भी ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो इंडस्ट्री होती है उसके लिए आपको एक माहौल तैयार करना पड़ता है। कोरोना के समय उनके जो चक्के थे, पहिए थे, उस पर ब्रेक लग गया था। तो सरकार कई ऐसी स्कीम, कई ऐसी घोषणाएं करेगी जिसकी वजह से इंडस्ट्री सेक्टर भी वापस सरपट दौड़ने लगे, जिसकी वजह से देश में न सिर्फ रोजगार बढ़ता है, प्रगति होती है और हमारी जीडीपी बढ़ती है। तो इंडस्ट्री के जो सेक्टर है उसके लिए तो फेवरेबल माहौल बनाना ही पड़ेगा आपको, अगर आप रोजगार पैदा करना चाहते हैं, अगर आप देश की आर्थिक तरक्की चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो फंड चाहते हैं, टैक्स के जरिए वही आता है। तो सारे सेक्टर्स पर ध्यान देंगे आप